नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा हमारा आपका पहले से वायदा है, जैसा हम लोग डेली बेसिस पर उस काम को कर भी रहे हैं, वायदे को पूरा भी कर रहे हैं आपके लिए एनटीपीसी, जिसकी डेट्स अभी तक जो प्रोबेबिलिटी है कि 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो एक बार उसको फिर से रिवीजन और रिकॉल के प्रोसेस पर है। और इस बार थोड़ा सा अलग, जैसे पहले था तो मिला जुला कर सारे सवाल जवाब, लेकिन इस बार टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए कुछ वैसा फॉर्मेट हम लोग लेकर आए, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी के प्रियम्बल पर, जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पूरा जो संविधान है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रस्तावना की पूरी रूपरेखा पर या इसी के बनाए गए आउटर लाइन पर, या पूरी जिसे कहते नहीं है, एक तरीके से जो नक्शा बना दिया गया है उस पर ही रखा गया है। तो प्रियम्बल में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे रहेगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने जल्दी जल्दी आपका लाइक और जितना जल्दी जल्दी हमको आपका सब्सक्राइब मिल जाएगा, उतनी ही जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी ही लाइव क्लासेस की शुरुआत हम लोगों से चाहेंगे, उसके लिए आशीर्वाद देंगे, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसे प्रियम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 ये वो दिन था जब देश के होने वाले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा है उसके सामने इसकी रूपरेखा, इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है, वो प्रस्तुत किया था। खैर, पहला सवाल आपके सामने है। द प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। यूएसए यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी इनमें से किस देश से प्रस्तावना को हम लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। ये हम लोग जानते भी हैं, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये रिविजनल क्लासेस है, यानी हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, यानी पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़ चुके हैं तो आपने याद किया होगा और याद होगा और याद आ चुका होगा कि हम लोगों ने प्रस्तावना को जिस देश से स्वीकार किया है वो देश है यूएसए, जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या साधारण भाषा में अमेरिका कहते हैं। तो प्रस्तावना का जो एक तरीके से सोच कह लीजिए या कह लीजिए विचार जो आया, वो हम लोगों के इसी देश से आया है। ब्रिटेन से जो चीजें ली गई हैं वो है संसदीय कार्यप्रणाली, एकल नागरिकता, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो प्रावधान है। आयरलैंड से हम लोग ने लिया हुआ है डीपीएसपी जैसा कॉन्सेप्ट। ऑस्ट्रेलिया से ढेर सारी चीजें जिनमें हम लोग समवर्ती सूची जिसे कहा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसे कहते हैं, वो लिया हुआ है। फिलहाल हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर अमेरिका अर्थात यूएसए है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है, वो यूएसए से ली गई है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है 2 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। नॉन नेशनल यानी कि राष्ट्र निरपेक्ष, संप्रभु यानी कि सोवरेन, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक और सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। तो देखिए, जो शब्द नहीं लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, ये वो ताकतवर शब्द है जो पूरे देश को अखंडता, संप्रभुता, यानी एक तरीके से सब जो पूरे देश का संविधान है उसका एक तरीके से सोल है। यानी ये बताता है कि इस देश की जो ताकत है वो देश के नागरिकों के अंदर है। और उसी एक माध्यम से और शब्द आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सोवरेन तो संप्रभुता, एक संप्रभुत्व देश है हमारा। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के पास कहीं ना कहीं इस देश को चलाने की ताकत है। और समाजवाद यानी कहीं ना कहीं इक्वलिटी की जो बात कही जा रही है वो यहां पर दिखाई पड़ती है। जो शब्द, जो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की गई है वो है नॉन नेशनल, यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन है, ये हम लोगों का आंसर है।
यानी नॉन नेशनल यानी राष्ट्र निरपेक्ष, ऐसा जो शब्द है ये हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है। ठीक है ना, प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। चलिए भाई, तो अगले सवाल पर चलते हैं जो हम लोगों का 3 नंबर का सवाल है। सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड प्रियम्बल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इंट्रोडक्शन लेटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? N.A. पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तावना यानी संविधान का परिचय पत्र जिसने कहा, जैसे बहुत बड़े योग्य व्यक्ति हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो है N.A. पालकीवाला, यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन है वो हम लोगों का आंसर है। तो ये वास्तविक भी है। अगर हम अपने प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ लें तो संविधान क्या है, भारत के संविधान सभा ने किस सोच के साथ पूरे संविधान को लिखा हुआ है, तो वास्तविक रूप से अगर हम लोग अपने प्रियम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ लें तो बिल्कुल साफ साफ साबित हो जाता है कि संविधान में किन किन चीजों को जगह दी गई है। यानी एक प्रकार का जो परिचय पत्र कहा जा रहा है वो पूरी तरह से जो यहां से इस लाइन से साबित हो जाता है। तो पालकीवाला जो एक बड़े कानूनविद रह चुके हैं उनके द्वारा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो प्रारूप समिति है हमारी वो डॉक्टर अंबेडकर के ही नेतृत्व में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कह लीजिए, या कह सकते हैं कि स्थायी अध्यक्ष के तौर पर, और आने वाले समय में चूंकि वो स्थायी अध्यक्ष रहे इसलिए आने वाले समय में उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित किया गया या चुना गया या पहला राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, चलिए भाई अगले सवाल की ओर आते हैं जो हम लोगों का 4 नंबर का सवाल है। From which country is the language of preamble of Indian Constitution taken? यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कि जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इससे ठीक पहले सवाल पूछा गया था और हम लोग ने चर्चा किया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से लिया गया है। यानी प्रस्तावना का जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से लिया गया था, वो हम लोगों ने यूएसए से लिया था। हम लोगों ने भी आंसर देखा भी था। लेकिन अब कह रहा है कि लैंग्वेज जो एक्सेप्ट की गई, सब प्रस्तावना की जो भाषा का प्रयोग किया गया, जो भाषा लिया गया वो किस देश से प्रभावित है। तो ध्यान रखिएगा संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो हम लोगों की ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है, लेकिन जिस भाषा को यानी जिस एक तरीके से प्रस्तावना को लिखा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से ढेर सारी चीजें हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट है, इम्पीचमेंट है जो प्रेसिडेंट पर लगता है, ऐसे ढेर सारी चीजों को लिया गया। आयरलैंड से अभी हम लोग ने आपको बताया कि डीपीएसपी जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है वो लिया गया है। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया चलती है, जो 368 आर्टिकल 368 में दिया गया है, वो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से के संविधान से लिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल बीन अमेंडेड टू द प्रेजेंट टाइम? यानी वर्तमान समय तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। देखिए प्रस्तावना में जो अब तक संशोधन हुआ है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो मात्र एक बार किया गया है। वो संशोधन यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन है वो हम लोगों का आंसर है। ठीक है, यानी एक बार हमारी प्रस्तावना में, वो भी केशवानंद भारती केस की वजह से आया, और संशोधन में भी ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का हिस्सा है, हमारे संविधान का अंग है, और इसमें जो भी संशोधन हुआ वो उसकी मूलभूत बातों को, यानी जो उसका रियल कॉन्सेप्ट है उसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हुए किया गया है।
यानी एक बार। अब तक अगर आपसे आंसर पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो सिर्फ एक बार हुआ है और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है ना। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। Which of the following words is not included in the preamble of the Constitution of India? यानी भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया है? डिग्निटी, जस्टिस, फ्रीडम, समानता। यानी गरिमा, न्याय, स्वतंत्रता या समानता, इक्वलिटी की बात जो कहा गया है, इनमें से कौन सा शब्द है जो शामिल नहीं? तो ध्यान रखिएगा न्याय की बात करता है। न्याय चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। फ्रीडम यानी पूरी आजादी है, हर तरह की आजादी का मतलब आपको अपने धर्म को स्वीकार करने की आजादी। आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहा जा रहा है। बोलने की आजादी है, जीवन को जीने की आजादी है, किसी व्यवसाय को स्थापित करने की आजादी है। इक्वलिटी यानी समान, यानी विधि के समक्ष, जो आर्टिकल 14 में कहा गया है, विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे। तो 3 शब्द तो प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, लेकिन जो डिग्निटी शब्द है ये संविधान में नहीं लिखा हुआ। यानी अगर डिग्निटी है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस डिग्निटी को संप्रभुता जैसे शब्द के साथ जोड़कर शामिल कर दिया गया है। तो गरिमा जैसा शब्द जो है ये हम लोगों के प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग, जो हम लोगों का 7वें नंबर का सवाल है। सवाल है फ्रॉम विच डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेट्स इट्स फाइनल अथॉरिटी? यानी भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार किससे प्राप्त करता है? पीपल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। यानी किससे संविधान को अंतिम अधिकार प्राप्त हो रहा है? तो अगर आपको ध्यान होगा मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि हम लोग जिस एक शब्दावली के साथ प्रियम्बल की शुरुआत करते हैं वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो संविधान की अंतिम ताकत मिलती है हम लोगों को वो भारत के लोग से मिलती है। एक लोकतांत्रिक देश है, एक गणराज्य है, जहां पर लोगों के द्वारा लोगों के लिए सत्ता चलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर जो अंतिम ताकत है वो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे देश की जनता को, हम लोगों को दे रखा हुआ है। इसी से पूरा शब्द ही शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो कहीं ना कहीं अंतिम अधिकार हमारे पास है, हम भारतीयों के पास है, हम भारत के लोगों के पास है। ठीक है। चलिए भाई इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग भारतीय संविधान में बहुत ताकतवर लोग हैं। वो अलग बात है कि हमारी ताकत 5वें साल ही निकल कर आती है, दिखाई पड़ती है, लेकिन उस 5वें साल में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो जाता है कभी कभी। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी संविधान के मूल उद्देश्यों और उद्देश्यों पर निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है? प्रस्तावना पर, नागरिकता पर, मूल अधिकार पर या राष्ट्रपति पर? अब ध्यान रखिएगा मूल उद्देश्य और उद्देश्य, इन दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो ये दोनों चीजें चली आती हैं हम लोगों के प्रियम्बल। संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों में क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, यानी हमारा संविधान पूरी तरह से किन उद्देश्यों पर लागू होगा, किन उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, उसका उल्लेख प्रियम्बल में किया जा चुका है। हम लोग अभी कह भी रहे थे ना कि देखिए न्याय की, स्वतंत्रता की, समाजवाद की, इन सारी बातों को रखा गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जब इस संविधान का प्रस्तावना का जब पाठ किया जा रहा था या इसको जब इसके प्रारूप को रखा जा रहा था तो ये सारी चीजें रखी गई थी कि हमारे संविधान में क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो प्रियम्बल हम लोगों का आंसर होगा। सिटीजनशिप की बात करते हैं, नागरिकता, तो ये हम लोगों के संविधान के भाग 2 में आता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 5 to 12 यानी कि 5 to 11 यानी कि 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मूल अधिकार की बात करें, तो संविधान के आर्टिकल 12 to 35 यानी 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात किया जाता है। और राष्ट्रपति
भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसको कि आर्टिकल 52 में और संविधान के भाग 5 में, जो कि संघीय कार्यपालिका या संघ के नाम पर जाना जाता है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, जो 9 नंबर का सवाल है। द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, रशिया, यूएसए, जापान। ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दों को लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे शब्द लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, यानी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, पैटर्निटी जिसे बंधुत्व कहा जाता है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। रूस से मौलिक कर्तव्य की बात को लिया गया है, जिसे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा स्वीकार किया गया है। यूएसए से ढेर सारे प्रावधान हैं, और जापान से भी हम लोगों ने रूस की तरह से मौलिक कर्तव्यों को, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, उसको लिया गया है। ठीक है, अगले सवाल पर और अंतिम सवाल पर चलते हैं। विच एरा इन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना में किस संवत का उल्लेख किया गया है? विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत या वल्लभी संवत? ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि हमारी प्रस्तावना में किस, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संवत का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा, जब संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो फिर आपका जो संवत स्वीकार किया गया है वो है हम लोगों का विक्रम एरा, जो कि 57 बीसी में। थोड़ा सा यहां पर आपको एरास के बारे में बता देते हैं। जो विक्रम संवत शुरू हो रहा है वो 57 बीसी में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जो शक संवत शुरू हुआ है वो 78 एडी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया, जबकि गुप्त संवत को 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया, और वल्लभी जो संवत है वो गुप्त संवत को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रियम्बल में जिस एक संवत को स्वीकार किया गया है वो हम लोगों का विक्रम संवत है। वो अलग बात है कि हमारे हिंदी का जो पांचांग है, हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, जिसमें हम लोग ढेर सारे चैत्र है, बैसाख है, सावन है, आषाढ़ है, ऐसे जो हिंदी वाले मंथ आते हैं ना, पापा मम्मी या दादा दादी अक्सर इसकी चर्चा करते होंगे, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई लिखाई में जो आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई लिखाई है उसमें तो इन सारे शब्दों का कहीं उल्लेख ही नहीं होता है। जनवरी फरवरी से शुरुआत करते हैं, जबकि भारत में जो कैलेंडर शक एरा पर चलता है वो आपका शुरू होता है चैत्र के महीने से। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम लोगों के प्रस्तावना में जिस संवत को स्वीकार किया गया है वो विक्रम संवत है। तो ये प्रस्तावना पर एक छोटा सा परिचय कह लीजिए या एक प्रैक्टिस कह लीजिए जो हम लोगों ने किया था, और आने वाले समय में यानी अगली क्लास में जो हम लोग इसके आगे का टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके का आपका प्यार होगा हमारे प्रति, एक तरीके का आशीर्वाद होगा हमारे प्रति, और जैसे जैसे आप इस चीज को गति के साथ, स्पीड के साथ आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आपके और पास पहुंचने का मौका मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।